मैं हूं रवि अवस्थी और मेरे साथ हैं सैयद मुर्तज़ा। आज हम आपको बहुत ही अलग तरीके से वार के दो मोर्चे ऐसे दिखा रहे हैं जहां पुतिन की और खामनेई की जीत होती हुई साफ नज़र आ रही है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि दो मोर्चों पे क्यों जीत रहे हैं दोनों, क्योंकि जो भी युद्ध के अभी अटैक हो रहे हैं या जो भी नए डेवलपमेंट हो रहे हैं वो इस तरीके से हो रहे हैं कि जो जंग की बाजी है वो पुतिन की तरफ और ईरान की तरफ, यानी कि रूस की तरफ और ईरान की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि रूस और ईरान की जो जुगलबंदी है वो एक तरीके से अमेरिका इसराइल पर भारी पड़ रही है, इधर यूरोप और यूक्रेन पर पुतिन की जो जुगलबंदी ईरान के साथ है वो भारी पड़ रही है। और इन दोनों के बीच में जो हूती है वो एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल रहा है जो अमेरिका के लिए ना, कहते हैं ना, कोड़ों में खास बन गया है। मैं सीधे सैयद मुर्तजा से पूछूंगा कि ये बताइए कि ईरान का जो डेवलपमेंट है, जो जिस तरीके से इजराइल के साथ बात चल रही है, अमेरिका के साथ बात चल रही है, जैसी बातें कही जा रही हैं, इसमें ईरान का मकसद क्या है और हूती इस बीच में जो अटैक कर रहा है उसका मकसद क्या है? देखिए, ईरान जो है वो वक्त चाहता है। उसने जब 2018 में ये डील कैंसिल हुई थी तब भी ईरान चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसे मिले ताकि वो अपना परमाणु कार्यक्रम को जारी रख सके। और ईरान का दावा है कि वो इस परमाणु कार्यक्रम को अपने जो ऊर्जा या फिर उसकी जो एनर्जी की जो ज़रूरत है उसको पूरी करने के लिए करना चाहता है। लेकिन अमेरिका, इजराइल ये दावा करते हैं कि वो परमाणु बम बना रहा है। अब ईरान जो है उसकी जो भी उसकी ज़रूरत है उसमें जो उसको संवर्धन करना है, चाहे यूरेनियम का, चाहे वो उसमें रिसर्च करनी है, उसमें उसे वक्त चाहिए और वो ज़्यादा वक्त चाहता है। वो उसका ये इस बार भी उसका ये दावा है कि ये बात लंबी चलेगी जो अमेरिका से हो रही है। अब इस बार हमें देखना है कि जो पहले दौर में जो बातचीत हुई है उसमें कहा गया है कि माहौल बनाने की बात है। अभी हम देखेंगे कि आगे बात कैसे होती है। तो पहले दौर की जो बातचीत हुई है वो अमेरिका और ईरान दोनों पक्ष के बीच एक माहौल को काफ़ी लंबे वक्त के बाद दोनों पक्षों के बीच में बातचीत हो रही है 2018 के बाद। तो अब इनको देखना है कि ये आगे किस तरह इसको लेकर चलते हैं। ईरान या अमेरिका दोनों चाहते हैं कि बातचीत कामयाब हो और इजराइल इस वक्त उसका रुख ये है कि ईरान किसी भी तरह उसके परमाणु कार्यक्रम को रोक देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जो पहले दौर की बातचीत हुई है उसके बाद इजराइल की तरफ से जो किस तरह का बयान दिया है, ट्रंप इसको कैसे ले रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, बड़ी हैरानी की बात है कि जो अमेरिका और रशिया के बीच में बात हो रही है और जो अमेरिका और ईरान के बीच में बात हो रही है उसमें एक दूत बिल्कुल कॉमन है। उनका नाम है, ट्रंप के जो विशेष दूत हैं उनका नाम है स्टीव विटकॉफ। स्टीव विटकॉफ ने पुतिन से भी बात कर रहे हैं। स्टीव विटकॉफ विदेश मंत्री जो ईरान के उनसे बात कर रहे हैं, खामनेई के जो मांगे हैं उनको सामने रख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप का जो एक की पॉइंट है वो है स्टीव विटकॉफ। स्टीव विटकॉफ के जो बयान आ रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि अमेरिका जो है वो ईरान की बातों को मानने के लिए मजबूर हो रहा है। ईरान ने क्या बोला है? ईरान ने दो टूक कहा है कि भाई देखिए, मैं अपने जो 60% मैंने जो संवर्धन यूरेनियम का करा है उससे अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन ये आप मान के चलिए कि हम अपने परमाणु हथियारों को अपने से दूर नहीं करेंगे, अपनी तैयारियों को दूर नहीं करेंगे। अगर आपको करना है तो पहले इजराइल से कहिए कि वो अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको डिसमेंटल करे या किसी तीसरे देश में पहुंचाए ताकि ईरान से खतरा हटे। दूसरी तरफ पुतिन का जो इशारा है ईरान को वो ये है कि तुम्हें दबना नहीं है, क्योंकि तुमने हमारी जिस तरीके से हेल्प की है 4 साल के युद्ध में। आपको बता दें कि 6000 से ज़्यादा शाहिद ड्रोन हर साल जो पुतिन और रूस मिलकर बना रहे हैं, यानी कि उनके आदेश पर बनाया जा रहा है। उसके पीछे की मकसद ही यही है कि ईरान का जो शाहिद ड्रोन है वो यूक्रेन के लिए काल साबित हुआ है। यही वजह है कि जो रूस की सेना है वो इस समय डोनेक्स और लुहांस पर पूरी तरीके से कब्जा करने की कोशिश में है। और इसमें ईरान के जो वेपन्स हैं वो रशिया के लिए रामबाण साबित हुए हैं। ये कहना गलत नहीं होगा। मैं आपसे मुर्तजा एक बात पूछना चाहूँगा कि ईरान के जो वेपन्स हैं वो रशिया बहुत ज़्यादा पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है और पुतिन जो है वो जो सुमे में अटैक हो रहा है उस पर सब आंखें मूंदे बैठे हैं, सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि हाँ गलती हो गई, ये गलत हमला था। ये क्या है इसका मतलब? देखिए, रूस अगर देखा जाए तो इस युद्ध की तैयारी 2014 से कर रहा था। जब जपाड एक्सरसाइज हुई थी यूक्रेन और रूस बॉर्डर पे, तब 2014 में जब ये हालात बदले और क्राइमिया को रूस ने अपने साथ मिलाया, उसके बाद ही रूस को मालूम था आज नहीं तो कल एक लंबा युद्ध होगा और वो उसकी तैयारी जो है वो पहले से कर रहा था। तब रूस की जो लेकिन तैयारी थी उसको जब उसने मिसाइल फायर दागनी शुरू की यूक्रेन के ऊपर, तो उसे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी उसको ऐसा होगा कि उसे और मिसाइल की ज़रूरत होगी, उसके जो तोपखाने हैं या फिर गोला बारूद है वो बहुत जल्दी ख़त्म होगा। ऐसे में जब ईरान की तरफ से जब उसका ड्रोन प्रोग्राम जो है जो बहुत ही कामयाब माना जाता है, जब ईरान की तरफ से उसको मदद पहुंची
रूस को, तब उसके जो अटैक मिशंस हैं, जो स्ट्राइक मिशंस हैं, उसमें एक नई धार आई। और ईरान की वजह से रूस अगर इस वॉर को सस्टेन कर पाया है इतने वक्त तक, तो वो उसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कट बता दूं, यहाँ पर अभी जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें आप ये देखिए, यहाँ पे कौन खड़े हैं? खामनेई, साथ में पुतिन है। अब दोनों की उम्र का आपका मैं एक तजुर्बा बताता हूँ। जंग का एक बहुत बड़ा तजुर्बा होता है। 85 साल के हमारे खामनेई जी हो चुके हैं, अली खामनेई, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। साथ में 74 साल के पुतिन हैं, उनके पास जंग का ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। इधर मेरी तरफ जो खड़े हैं वो 78 साल के ट्रंप खड़े हैं, जिनके साथ 46 साल के जेलेंस्की खड़े हैं, जो अनाड़ी साबित हुए हैं। यानी कि यहाँ पे जंग का जो तजुर्बा है वो सीधे सीधे ज़मीन पे दिख रहा है। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि ईरान की जो सैटेलाइट तस्वीरें खुफिया तरीके से ली गई हैं, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि करीब 30,000 मिसाइलें रेडी टू अटैक के लिए तैयार हैं। 48 ऐसे बंकर हैं, ऐसे एक बात मैं ऐड कर दूं, खामनेई जो थे वो 1980 से 88 के बीच में जब इराक से युद्ध हो रहा था, तब वो ग्राउंड पे एक्टिव थे और कई फ्रंट पे वो पहुंच रहे थे। तो उन्होंने जंग को बहुत करीब से देखा है। डोनाल्ड ट्रंप तो खैर व्हाइट हाउस में है, लेकिन जो खामनेई है उन्होंने युद्ध को बहुत करीब से देखा है और ग्राउंड पे जिस तरह की रणनीति बनती है, खामनेई उसको समझते हैं। ये बहुत बड़ी बात। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी 25 मार्च को ईरान ने क्या किया था, अपनी मिसाइल सिटी दिखाई। उस मिसाइल सिटी के अंदर दावा किया जा रहा है कि हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें भरी पड़ी हैं। इसमें फत्तह, खुर्रम शहर, ठीक है, शेकेन, इस्ट गदर, इम्माद, ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं ईरान के पास जो इजराइल को तो बड़े आसानी से तबाह कर सकती हैं। लगभग 2200 किलोमीटर तक की रेंज या 1700 से 2000 किलोमीटर तक की रेंज जो है वो ईरान की मिसाइल की हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो जोड़ी है ईरान और रूस की, वो इतनी हिट क्यों हो रही है? उसका कारण ये है कि पुतिन ने पूरा तरीके से दबाव बना रखा है अमेरिका पे कि आप ईरान के ऊपर वैसा अटैक नहीं करेंगे जिससे उसके वजूद पर ही खतरा पड़ जाए। इधर ट्रंप को कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं कि अगर हमने ईरान पे बड़ा कोई हमला किया तो पुतिन है वो इस वॉर को पूरे खाड़ी में फैला देंगे। अगर पूरे खाड़ी में ये पूरी तरीके से युद्ध फैल गया तो ये आप मान के चलिए फिर इजराइल का बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, वो फंस जाएगा। ये भी बता दें, इजराइल से ज्यादा अमेरिका को खतरा है। हाँ, इजराइल तो उसकी मिसाइल बाद में पहुंचेंगी ईरान की। पहले जो 10-12 अड्डे हैं अमेरिका के, कुवैत में है, कतर में है, सऊदी अरब में है, सबसे पहले तो ईरान वहां पे हमला करेगा। तो जो अगर ये परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो बात चल रही है, अगर फेल होती है तो अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान है और सबसे बड़ा फेस लॉस जो है वो ट्रंप को होगा। ट्रंप इस वादे के साथ आए थे कि भाई युद्ध खत्म करा देंगे, यूक्रेन में वो फेल हो गए और अब ईरान के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। ये बताइए कि ईरान को इतना मिसाइल, कहते हैं ना मिसाइल मैन है, खामनेई को बोला जाता है कि मिसाइल मैन है। वो हमेशा कहते हैं ना फाइटर जेट से ज़्यादा उन्होंने मिसाइलों के ऊपर काम किया है, ड्रोन्स के ऊपर काम किया है। आखिर ये जो ईरान के ड्रोन्स हैं वो इतने ज़्यादा कहते हैं ना पॉपुलर क्यों हुए हैं जंग के अंदर? देखिए, ईरान जो है 1979 की जो इस्लामिक क्रांति थी उसके बाद से ईरान में प्रतिबंध लगे हुए हैं और ईरान ने फिर अपनी जो घर में अपनी जो टेक्नोलॉजी तैयार की वो उसने इस तरह तैयार की कि वो बहुत बड़ा महंगा युद्ध नहीं लड़ सकता। वो बहुत बड़े जहाज, बहुत बड़े टैंक या इस तरह से वो युद्ध नहीं लड़ सकता। उसको चाहिए कि वो अपने दुश्मन जो उसके फासले पर हैं, चाहे वो इजराइल है, चाहे वो अमेरिका के अड्डे हैं, वहां तक पहुंच बनाए और उसको सस्ता जरिया हो। इसीलिए आज हम पिछले 5-10 साल से हम ड्रोन की बात सुन रहे हैं, है ना, लेकिन ईरान जो है 1980 के दशक से ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, इराक के साथ वो अपना जो ड्रोन था वो उसने तब तैयार कर लिया था और 1980 के दशक के बाद से अगर वो ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है तो आप सोचिए कि आज 35 साल बाद उसकी टेक्नोलॉजी क्या होगी। आज बहुत से देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, वो उस तरह ड्रोन फोर्स अपनी तैयार नहीं कर पाए हैं जिस तरह ईरान ने की हुई है। और इसी तरह उसकी जो मिसाइल पावर है वो भी उसने पिछले 15 साल के अंदर उसने काफी बेहतर की है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ईरान के संग सबसे अच्छी खासियत ये है कि वो अपने दोस्तों का पूरा आखिरी दम तक साथ देता है। हूती जो है, यमन की जो हूती विद्रोही हैं, वो अगर अमेरिका के कहते हैं ना अड्डों पर अटैक कर रहे हैं, युद्धपोतों पर अटैक कर रहे हैं, तो वो सिर्फ ईरान और रशिया की जो मिसाइल है उसके बेस पर कर रहे हैं। हम भले ही कहें कि हूती के बाद फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसने इजराइल के अंदर तक जाके हमले किए हैं, लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि मिसाइल का सारा माल जो है या कहते हैं सारी जो सपोर्ट है वो ईरान देता है। और ईरान किसके कहने पर देता है? अली खामनेई के कहने पर देता है, क्योंकि अच्छे तरीके से हूती जानता है कि अगर ईरान हमारे पीछे से हट गया तो हूती को सफाया करने में जरा भी देर नहीं लगेगी। क्योंकि आपको बता दें आज करीब 10 एयर स्ट्राइक
बोली गई हैं कि अमेरिका ने की हैं सना के अंदर, यानी कि यमन की राजधानी जो सना है वहां पर 10 स्ट्राइक मानी गई कि अमेरिका की तरफ से की गई हैं। लेकिन पूरी तरीके से अमेरिका इस स्ट्राइक को क्लेम ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? उसके पीछे की वजह यही है कि वो नहीं चाहता है कि खाड़ी के अंदर इस तरीके का कोई गदर मचे कि ईरान की 1 लाख मिसाइलें अगर आ गई मैदान के अंदर तो उससे बचना ना इजराइल के बस की बात है, ना अमेरिकी युद्धपोतों के बस की बात है। और अगर रही सही कसर पूरी कर सकते हैं पुतिन, क्योंकि पुतिन को भी पता है कि अगर मैंने अपनी पूरी तरीके से मिसाइलों को उस पर आगे की तरफ बढ़ा दिया तो फिर 2 मोर्चों पे लड़ ही नहीं पाएंगे। तो यहां पे बहुत ही क्लियर कट है कि 2 मोर्चों पर अमेरिका, इजराइल और यूक्रेन हार रहे हैं, और 2 मोर्चों पर जीत कौन रहा है? खामनेई और पुतिन। यह कहा जा सकता है क्योंकि जो जंग की बाजी दिख रही है वो पुतिन और खामनेई की तरफ दिखाई दे रही है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि ईरान पे वैसा अटैक ही नहीं कर रहे हैं। आप ये मान के चलिए पिछले 10 से 15 दिनों से 6 बॉम्बर्स डियो गार्जिया हवाई अड्डे पर खड़े हुए हैं। नौसैनिक अड्डा है जिसमें ब्रिटेन की भी साझेदारी है, उड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगा, आपने उस दिन बताया था कि सैटेलाइट की जो तस्वीरें आई हैं उसमें वो खड़े हुए हैं, उनके अंदर बॉम्ब्स भी अभी सही से नहीं लगाए हैं। आखिर ऐसा वो उस बम को दिखाना क्या चाह रहे हैं? देखिए, 6 बॉम्बर्स को अगर वो डियोगो गार्सिया में लाया है तो अमेरिका कुछ गंभीरता के साथ लाया होगा। अमेरिका के सामने इस टाइम जो हिंद महासागर में 2 दुश्मन हैं, एक है यमन और एक है ईरान। इन 6 बॉम्बर्स को लाने के पीछे उसकी रणनीति ये भी है कि वो दिखाना चाहता है ईरान को कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर वो अगर बातचीत कर रहा है तो उसके पीछे अगर वो ऐसी बातचीत फेल होती है तो वो आगे क्या कर सकता है। और साथ में यमन में उसने जो अमेरिका है उसने पिछले 19 महीने में, जब से ये गाजा का युद्ध शुरू हुआ है तब से उसने 19 महीने में 19 अपने MQ-9 जो ड्रोन है वो खो दिए हैं। अब यमन में हूथी के पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका के सबसे बेहतरीन ड्रोन को गिरा रहा है, और हर महीने एक ड्रोन गिरा रहा है अगर हम औसत के तौर पे देखें तो। अगर अमेरिका का सबसे बेहतरीन ड्रोन जो है, जो हजारों फीट की ऊंचाई पे उड़ता है, अगर वो उसे आराम से मार दे रहा है तो इसका मतलब कि उसका जो एयर डिफेंस है वो बेहतर है। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि वो कुछ ऐसे जहाज वहां पे लाए जो उसके रडार के पकड़ में ना आए। यही वजह है कि B-2 बॉम्बर जो है वो डियोगो गार्सिया में है और यहां से वो एक स्ट्राइक कर भी चुके हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, मुर्तजा जी ने बहुत अच्छा तरीके से बताया कि B-2 बॉम्बर्स अभी क्यों नहीं उड़ रहे हैं, उसके पीछे की क्या स्ट्रेटेजी है। लेकिन एक चीज़ आपको बताएं, सबसे पहले ईरान की जो सपोर्ट रूस को मिल रही है उसका सबसे अच्छा फायदा ये मिल रहा है कि रूस जो है वो बहुत तेजी से कम 4 प्रांत जो हैं, खार्किव, खेरसोन, डोनेट्स्क और लुहांस्क, इनको जीतने के करीब पहुंच चुका है। ज़ैपोरिज़िया का तो लगभग बता रहे हैं कि 90% इलाका जो है वो रूस के कब्जे में आ चुका है। आपको बता दूं, ओरेक्स इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आई है, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि कैसे शाहिद 136B, एक ऐसा ड्रोन जो बिल्कुल लेटेस्ट है ईरान का, वो रशिया पहुंच चुका है और उससे अटैक भी शुरू हो गए। और इधर देखिए, बड़े ताम झाम के साथ जेलेस्की ने पीकू एक ड्रोन लॉन्च किया था जिसके बारे में बताया गया था कि ये जेट की रफ्तार से अटैक करता है। वो सब फेल हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि रूस के एंगल्स एयरफील्ड के ऊपर एक अटैक हुआ था जिसमें 96 बैलिस्टिक मिसाइलें रशिया की तबाह हुई थी और जिसका एक मशरूम बना था, कहते हैं ना एटम बॉम्ब की तरह। लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से पुतिन के अटैक बढ़े हैं यूक्रेन के अंदर, उसने सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। इसीलिए मैं मुर्तज़ा से पूछना चाहूँगा कि ये जो 4 प्रांत हैं इस पर कब्जा करने के बाद पुतिन का अगला टारगेट है क्या, उनका मकसद क्या है? पुतिन का मकसद है कि वो जितना साउथ का यूक्रेन है वो हिस्सा अपने कब्जे में ले लें। वो काला सागर का जो इलाका है, जो ओडेसा तक, वो चाहते हैं कि हमारी पहुंच हो। और यही वजह है कि रूस जो है वो क्राइमिया तक एक हाईवे बनाना चाहता था, लेकिन वो खेरसोन से गुजर रहा है और उसको लगता है वो जगह अब भी सेफ नहीं है क्योंकि वहां पे युद्ध चल रहा है। तो रूस चाहता है कि जो उसकी रसद है क्राइमिया तक या उसकी जो और चीजें हैं वो उस हाईवे के जरिए आराम से पहुंचे। लेकिन खेरसोन ऐसा इलाका है अब भी जहां पे युद्ध जो है बहुत तेज चल रहा है। एक अभी आप शाहिद 136B की बात कर रहे थे। शाहिद 136 जब ड्रोन शुरू में आया था तो उसमें टर्बो प्रॉप इंजन था, लेकिन अब जो शाहिद 136B है इसके अंदर इन्होंने जो इंजन है वो बदला है। और ये इसकी जो खासियत वो है कि इसको रडार पकड़ना उतना आसान नहीं है। आसान नहीं है। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रशिया और ईरान की जोड़ी जो है वो 2 मोर्चों पे आराम से जीत रही है और हारने वालों में ट्रंप, यूक्रेन और यूरोप हैं। इसके पीछे का मकसद ही बिल्कुल क्लियर कट है कि अगर पुतिन नहीं जीत रहे होते तो आज ट्रंप अब तक ईरान के ऊपर अटैक कर चुके होते। ये बहुत ही क्लियर है। ट्रंप कहते हैं ना, चीज़ों को भांपते बहुत जरूर हैं। उनका सीधा सा मकसद है कि भाई मेरा जो $500 अरब है वो यूक्रेन से निकाल दो और मुझे दे दो।
रशिया बोल रखा है कि 978 अरब डॉलर का खनिज यूक्रेन के पास है, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं कब्जा करूंगा, मैं ही दे दूंगा, तुम क्यों डील के चक्कर में पड़े हो। जेलेंस्की नहीं करता, मत करे। कल को वो अगर कब्जा कर लेंगे तो जेलेंस्की से डील का कोई मतलब ही नहीं, ना जेलेंस्की बचेंगे ना यूक्रेन बचेगा, और आराम से डील करेगा अमेरिका के साथ। ये बिल्कुल सीधा सा फंडा है कि दो मोर्चों पे इसलिए जीत हो रही है क्योंकि ईरान की और रूस की जो जोड़ी है ना, उसने खाड़ी से लेकर और यूरोप और कहते हैं ना इधर पश्चिमी देशों में जो खलबली मचाई है, उसका ही नतीजा है कि वो बहुत तेजी से जीत रहे हैं। इन सब में आप ये देखिए कि इजराइल से पिछले 4-5 दिनों से जब से बातचीत हो रही है ईरान और अमेरिका के बीच, इजराइल की तरफ से बहुत ऐसे स्टेटमेंट नहीं आ रहे हैं कि वो बातचीत को लेकर कि बहुत ज़्यादा आक्रामक रवैया उसका दिख रहा हो। वो बहुत खामोशी से देख रहा है इजराइल, और इजराइल का पूरा फोकस जो है अभी वो गाज़ा को लेकर है। उसने ईरान को एक तरह से अमेरिका पे छोड़ दिया है अपनी शर्तों के साथ। जो बेंयामिन नेतन्याहू जो है वो जाके जब व्हाइट हाउस में मिले थे ट्रम्प से, तो उन्होंने अपनी बातें सारी रखी थी वो क्या चाहते हैं। तो ट्रम्प को भी देखना है कि क्या वो इजराइल की लाइन पे चलकर क्या वो ईरान से किस तरह का समझौता कर पाते हैं, क्या परमाणु कार्यक्रम पे कोई ब्रेक लग पाती है, ये देखना जरूरी है। मैं आपको बता दूं, अब हम इस वार्तालाप को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा आप लोग अगले 48 घंटे तक ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ पे नजर रखिएगा। वही ईरान से बात कर रहे हैं, वही रशिया से बात कर रहे हैं, और वही सारा खेल समझे हुए हैं कि कहां कैसे क्या होने वाला है। लेकिन इतना तय है कि दो मोर्चों पर रूस ईरान की जीत तय है, और बाकी लोग सरेंडर करेंगे या समझौता करेंगे। मैं रवि अवस्थी और सैयद मुर्तजा आपसे अगले एपिसोड में बहुत जल्द मिलते हैं।